सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे, डूबे कराची की है बस एक दुआ, हर कोई बढ़कर करे गमों का इजाला, वफाक सिंध में काश ये भी हो मुकाबला, पाकिस्तान दुरुस्त सिंध चल पड़ा, ऑपोजिशन ने किया कौमी मफाद पर हमला, वजीर आजम ने बड़ा इल्जाम लगा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। रोशनियों का शहर दरिया बना है, घर, सड़कें, मसाजिद, अस्पताल, सरकारी दफातर पानी पानी हुए हैं, रास्ते गुम हैं, बिजली बंद है, बेशतर इलाकों में मोबाइल सर्विस बंद है, गोया जिंदगी बंद है। तबाही के ऐसे मनाजिर कराची ने पहले कभी नहीं देखे। इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि मज़ीद बारिशों की पेश गोई है। दुआ है कि अल्लाह कराची की खैर करे, लेकिन हकीकत यह भी है कि ऐसे ही सानिहात के बाद हम बतौर कौम बनकर उभरे हैं। हालिया कोरोना वबा की मिसाल सामने है जिसमें पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ दुनिया ने की। इससे पहले नज़र डालें तो दहशतगर्दी का जितना अजाब हमने सहा वो भी कम न था, लेकिन फिर हम ही थे जिन्होंने ये मुश्किल जंग भी जीत कर दिखाई। सैलाब हो या फिर ज़लज़ले, कुदरती आफात ने तबाही तो बड़ी मचाई, लेकिन इसके बाद ही पाकिस्तानी कौम की बेहतरीन सलाहियतें, अखुवत और रवादारी की मिसालें सामने आईं। इसमें भी कोई शक नहीं कि कराची में तूफ़ानी बारिशों ने बड़ी तबाही मचाई है। सवाल यह है कि क्या इस मुश्किल वक्त से हम सबक सीखेंगे, कराची वालों के गमों का मदावा होगा, विफाक सिंध मिलकर जख्मों पर मरहम रखेंगे। आज इसी पर हम सबसे पहले बात करेंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो हालिया इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है, इस तरह से उनकी बातों से लग रहा है जैसे उनके साथ धोखा हो गया कि मियां नवाज शरीफ साहब अब तो सेहतमंद नज़र आ रहे हैं, और दीगर जो उन्होंने बातें कही हैं उन सब पर हम बात करेंगे। असद खरल साहब, वज़ीर आला सिंध ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दीगर वज़रा भी उनके साथ थे। अब उन्होंने ये तो बताया कि जो हालिया सीज़न है उससे 80 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं सिंध में, 47 सिर्फ कराची में हुए, और वो कह रहे हैं कि जी ये तजावुज़ात की वजह से सारा हुआ है और अब हम तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। मसाइल की निशानदेही के साथ ज़िम्मेदारों के नाम भी सामने आने चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो अब कोशिश करने वाले हैं। मामला ये उसामा साहब ये है कि तकरीबन 13 साल हो गए मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और ये तजावज़ात जो हैं ये किसके दौर में हुई? उससे पहले भी आलमोस्ट अगर देख लें 30-40 साल अरसा बनता है उनका, 30 साल के करीब बनता है पीपल्स पार्टी की, जो इससे पहले भी हुकूमत रही है। तो ये जो तजावज़ात सारी हुई, जो नालों के ऊपर तामीरात हुई, जो प्लाजे खड़े कर दिए गए, और इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बार बार ये कहते रहे कि उनको गिराया जाए, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। 47 अफराद, तहरीक इंसाफ के लोग भी आ गए थे। असद खरल साहब, तहरीक इंसाफ के सिनार में आ गए कि हम ये इमारत नहीं गिरने देंगे, हम ये नहीं होने देंगे, ये लोग बेघर हो जाएंगे। मामला ये है कि आपने वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, अभी मामला ये है 47 अफराद वो कह रहे हैं जान बक हो गए। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कोई जिम्मेदारी ले गए इस चीज़ की? ये जो पानी जिस तरीके से वहाँ पे नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है पूरा शहर, ठीक है बारिशें इस मरतबा ज़्यादा हुई हैं, लेकिन उसके लिए इकदाम क्या किए गए? कोई इकदाम हमें नज़र नहीं आ रहा। कोई ऐसी एक्टिविटी पूरे इस सीज़न के दौरान या इस बारिश के दौरान आपको कहीं नज़र नहीं आई वज़ीर आला ने ये जनाब पानी निकल रहा है? आपकी नज़र में कुछ नहीं है? ये दौरे करना, रात सारी जाग कर कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, लोगों की शिकायत, लोगों को घरों में पानी दाखिल है, ना उनको पानी मिल रहा है, ना उनको रोटी मिल रही है, ना उनको बिजली मिल रही है, और वज़ीर आला साहब अभी और फिर इख्तियारात की जंग है। वो कह रहे हैं जनाब एडमिनिस्ट्रेटर तो हम तैनात करेंगे, यानी शहरी हुकूमत को हमने ना फंड्स देने हैं ना इख्तियारात देने हैं। 18th अमेंडमेंट के तहत वफाकी हुकूमत को हमने दाखिल नहीं होने देना। तो इसका मतलब यही है फिर कराची के जो अवाम है उनको अल्लाह की मतलब उनको रहमो करम पर, किसके रहमो करम पर छोड़ा जाए? यानी वो बिल्कुल अभी भी देखें ना, उन्होंने एक ज़िला बना दिया जब ज़िली हुकूमतें ख़त्म होने वाली थी, मकामी बल्दियाती जो सिस्टम है 28 अगस्त को, तो उससे चंद दिन पहले उन्होंने वो ज़िला बना दिया। अब मामला ये है कि इख्तियारात उनके पास चूँकि मैंडेट है वहाँ पे, उन्होंने इख्तियारात सारे लोकल गवर्नमेंट के खुद ले ली। खुद वो कहते हैं कि मरकज़ जो है सारे इख्तियारात हमें दे दे,
मरकज हमारे इंटरफेरेंस नहीं करेगा, कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन मामला यह है कि जो मकामी हुकूमत है उसके सारे इख्तियार इन्होंने छीन लिए। अब तो वफाक ही इंटरवीन करेगा तो फिर कराची की हालत बदल सकती है। अगर हम उनको सिंध के रहमो करम पर कराची के अवाम को छोड़ेंगे तो फिर आप हालत उनकी देख ही रहे हैं। मुझे ये भी तो बात है ना बाबर साहब, आप भी इन चीज़ों को देखते हैं कि हमने क्रिटिसिज्म ज़ाहिर है होगा, सिंध की गवर्नमेंट है, वहाँ पर ये सब कुछ है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर सिंध हुकूमत के इख्तियार में है, मुशावरत हो सकती है। अब ये तो नहीं हो सकता है कानून में एक चीज़ लिखी है, वो इख्तियार अगर एक हुकूमत पंजाब के पास है, फ़र्ज़ कर लें पंजाब की हुकूमत के पास है, तो ये तो नहीं हो सकता पंजाब हुकूमत के जी सिंध वाले जिसको कहें हम लगा देते हैं। उसामा साहब, इशू ये है कि कराची में अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तो ख़त्म हो गई, लोकल गवर्नमेंट तो ख़त्म हो गई है, अब वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर लगना है और ये एक उम्मीद की जा रही है कि एक तगड़ा मजबूत किस्म का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए जो कि कराची के मामला जिसको वफाकी गवर्नमेंट की आशीर्वाद भी हो और जो कराची सिंध गवर्नमेंट है उसकी भी आशीर्वाद हो और वो एडमिनिस्ट्रेटिवली तगड़ा हो, मजबूत हो और वो कराची के मामलात को जानता हो। फेडरल गवर्नमेंट में दो नाम जो है उस पर कंसिडर किए जा रहे हैं। पहले नंबर पर यूनुस धागा साहब हैं, फेडरल ब्यूरोक्रेट हैं जो रिसेंटली रिटायर हुए हैं। उनकी वो कराची से हैं, कराची की एक बिजनेस फैमिली से हैं, उनका सारा कैरियर जो है वो कराची में मुख्तलिफ पोजीशन पर वो रहे, सिंध में रहे, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट में भी वो उनका फेडरल सेक्रेटरी रहे हैं, मुख्तलिफ अहम पोजीशंस पर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, उसके साथ साथ उनके सिंध गवर्नमेंट के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं। तो ये ऐसा बंदा जिसको फेडरल गवर्नमेंट की भी सपोर्ट हो, जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी सपोर्ट हो, अगर ऐसा बंदा ब्यूरोक्रेट लगता है जो कि सीनियर है, ग्रेड 22 का रिटायर हुआ है, तो वो उम्मीद ये की जा सकती है कि वो कराची को बेहतर तरीके से कराची के मसाइल हल कर सकता है। ठीक है। दूसरा जो नाम कंसिडर किया जा रहा है वो नजम शाह साहब हैं। नजम शाह साहब जो सेक्रेटरी में से फाइनेंस हैं सिंध गवर्नमेंट में और वो पंजाब में भी रहे हैं, सेक्रेटरी हेल्थ रहे हैं पंजाब में बड़ा अरसा, लेकिन उनका एक्सपोजर उस तरह से नहीं है जिस तरह से यूनुस धागा साहब का है। तो अब फेडरल गवर्नमेंट तो जो मेरी इतलात है वो आलमोस्ट फाइनल कर चुकी है यूनुस धागा साहब का नाम। अब अगर मुराद अली शाह साहब जो हैं, जिस तरह से उनकी आज स्टेटमेंट आई, जिस तरह से उन्होंने कहा जी कि वफाकी हुकूमत हमारी मर्ज़ी के बगैर कोई बंदा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगा सकती, तो ये बिल्कुल ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का जो इख्तियार है वो वज़ीर आला सिंध का ही है, मुराद अली शाह साहब का ही है, उन्होंने ही लगाना है। उनका मुशावरत करेंगे। लेकिन सर मैं सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि अगर कोई एक अच्छा आदमी जिसका ताल्लुक कराची से है, अगर उसको और वो कराची को जानता है, जिसने कराची में सिंध में सर्व भी किया है, अगर उसको एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाता है तो इसमें मेरा ख्याल है कि कौन सी बुराई है। एक तो ये है कि सारी कौम जो है वो कराची के ख़ास तौर पर लोग, अव्वल तो कराची का मसला पूरे पाकिस्तान का मसला है। हम लाहौर में बैठे हुए हैं, हमें तकलीफ होती है अगर कराची में कोई इशू होता है या कराची के लोग तंग होते हैं, तो वो उसकी तकलीफ हम भी यहाँ पे महसूस करते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि कराची के हालात अच्छे हों, कराची रोशनियों का शहर हो, खूबसूरत शहर हो, सारा पाकिस्तान ये चाहता है। तो बड़ा खूबसूरत एक उम्मीद की किरण ये नज़र आ रही थी कि चलें एक ऐसा तगड़ा ऑफिसर दोनों गवर्नमेंट्स की कंसेंसस से लग जाए जिस पर किसी को इतराज़ ना हो, जिस पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज का भी कंसेंसस हो जाए, तो वो कराची को बेहतर सर्व कर लेगा। अब मुराद अली शाह साहब जो है, मेरा ख्याल है कि उनको भी चाहिए कि थोड़ी सी लचक दिखाएं। यकीन जाने उसामा साहब, मैं बार बार एक चीज़ को कहता हूँ, कहीं ये सियासी पार्टियाँ अपनी लड़ाई में ये ना हो कि लोगों का इत्मीनान इस सिस्टम से ही उठ जाए। ये जो जमहूरियत की बात की जाती है, चली है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के लिए। वैसे उसामा साहब बात ये है कि ये जो बार बार बात करते हैं जी कि जमहूरियत खतरे में है, मेरा मतलब कि जरदारी साहब पकड़े जाए जमहूरियत खतरे में है, बिलावल साहब को हाथ लगाया जाए जमहूरियत खतरे में है, मियां नवाज को हाथ लगाया जाए जमहूरियत खतरे में है, कराची की 3 करोड़ आवाम की जिंदगी जीरन हुई है, उससे जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ती। क्या मिला अभी तक कराची को, क्या दिया इस जमहूरियत ने? मेरा एक सवाल है कि उन्होंने MKM को ट्राई किया, उन्होंने PTI को ट्राई किया, उन्होंने पार्टी को ट्राई किया, क्या अभी तक इन्होंने दी है? हालात ये हैं कि ये सारे मैंडेट लेके आए कि कराची की बेहतरी करनी है, लेकिन कितने अफसोस की बात है
कि 3 करोड़ लोग जो हैं वो एक अजाब से गुजर रहे हैं, उनको जानी नुकसान हो रहा है, उनको माली नुकसान हो रहा है, और ये सारी सियासत में पड़े हुए हैं। पीटीआई अपनी सियासत में है, एमक्यूएम अपनी सियासत में, पीपल्स पार्टी अपनी सियासत में है। अगर ये सारी पार्टी मिलके एक अच्छे नाम पर कंसेंसस नहीं कर सकती तो मैं आपको बता दूं इस तरह का कोई सिस्टम जो है वो हमें नहीं चाहिए। असद खरल साहब, मैंने ये मिसाल भी दी कि देखिए ये पता नहीं, ये हमारी एक फितरत सी बन गई हमारी कौम की कि हमको एक बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहे होते हैं और उसके बाद ही हम इकट्ठे होते हैं। चले, अब ये कराची की तारीख़ में 90 साल बाद, यानी एग्जैक्ट मैं बताऊं तो 89 साल के बाद ये हालात हुए हैं, तो अब ये सब इकट्ठे हो जाएंगे? आपको लगता है, आप उम्मीद कर रहे हैं कि अब इसके बाद यानी इदारों में भी एक आप तहरीक देखेंगे कि हमने अब कराची के लिए कुछ करना है? ये ना हो कि एडमिनिस्ट्रेटर आया तो जी पीपल्स पार्टी कहेगी वो सारे लोग तो बल्दिया में एमक्यूएम के लगाए हुए हैं, वो सुनते ही नहीं जी एडमिनिस्ट्रेटर की। ये भी मसाइल आ जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल अभी तक उसामा साहब इतना बड़ा डिज़ास्टर हो रहा है। उससे पहले कोविड-19 आया, फाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान जो रिफ्ट थी आपको बारहा नजर आई। सर फिर भी काबू पाया ना? वज़ीर आला सिंध जब वज़ीर आज़म साहब के पास इस्लामाबाद में होते थे तो उस वक्त वो सारी चीज़ें मान के आते थे। जो ही वो सिंध की सरजमीन पर पाँव धरते थे, पाँव रखते थे, तो उसके बाद जनाब उनकी बिल्कुल सारी जो स्टेटमेंट्स थी, सारी जो अंडरटेकिंग थी, सारी वहाँ पे जो यकीनदानी करा रहे थे, बिल्कुल उससे वो मुनरफ हो जाते थे। अच्छा, अब मामला ये है कि पीटीआई भी इस पर सियासत करती रही है, मगर खाली आप उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पीटीआई तो मैं वही कह रहा हूं, पीटीआई ने पैकेज का ऐलान किया, सिंसियरिटी के साथ 2 साल हो गए। पीटीआई अगर पैकेज लगाना चाहे ना, डोगर साहब जो आप कह रहे हैं एग्जीक्यूशन का मसला, पीटीआई अगर पैसे लगाना चाहे तो उसके पास वफाकी थोड़े महकमे हैं, पाक PWD के जरिए वो पैसे लगा सकती है, वफाकी जो मवासलात का महकमा उसके जरिए वो पैसे खर्च कर सकती है। बहुत सारे मुतअद्दिद ऐसे वफाकी महकमे हैं जिसके जरिए हुकूमत अगर वो फंड लगाना चाहे तो उनको एग्जीक्यूट कर सकती है। अगर विल हो तो वफाकी हुकूमत कर सकती है। लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत ने ज़बानी जमा खर्च के अलावा कुछ भी नहीं किया। गवर्नर साहब जो है वहाँ पे वो स्टेटमेंट दाग देते हैं, उसके बाद वहाँ के जो वफाकी वज़रा जो वहाँ से तल्लक रखते हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट आ जाती है। उन्होंने कहा जी कि मैं कराची के नाले साफ हाँ जी, नालों की सफाई के हवाले से एड भी ले आए, करोड़ों रुपए जनाब आए और करोड़ों रुपए किधर गए, वो नालों में बह गए, आप देख ही रहे। अगर नालों की सफाई होती, सर वो मुसलसल अमल है ना। मसला यह कि आप एक दफा 5-10 करोड़ ले आते हैं, वो एक हफ्ता आपने सफाई की, उसके बाद आप चल। दूसरी बात है अगले हफ्ते उससे दुगना। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक तो एडमिट करते हैं बार बार कि जनाब कराची जो उसको मुल्क की तरह चलाया जाए, उसको मुल्क की तरह चलाया जाएगा और देन ही वो मामलात हल होंगे। वो तो कह रहे हैं। अब मामला ये है कि 2 साल गुजर गए, 2 साल में इस हवाले से कोई सीरियस एफर्ट, क्योंकि पीटीआई को तीसरी जो एक उम्मीद की किरण थी उसको अवाम ने वोट दिया, मैंडेट दिए। अब पीपल्स पार्टी जो है जारी बात है वो ये कहती है कि जारी बात है कि जब पीटीआई के लोगों को MNA बनाया, MPA बनाया, वजीर बने वहाँ से, तो उनका भी तो कोई रोल है ना कराची के अवाम के लिए, उन्होंने भी तो कुछ करना है डिलीवर। MQM को मेयर बना के लोगों ने वोट दिए, मेयर बना उनका, वो भी आराम से सर उनको फंड मिले, निकल गए आराम से। उन्होंने कुछ ना कुछ काम किया। मामला ये है कि ये जब तक तीनों स्टेक होल्डर PTI, MQM और सूबाई हुकूमत जब तक ये एक टेबल पे नहीं बैठेंगे, जो कि 2 साल गुजर गए, अभी तक वो एक टेबल पे कराची के अवाम के लिए, कराची के मसाइल के हल के लिए कोई पार्टियां आपस में सिंसियर एफर्ट नहीं कर रही, बैठने के लिए तैयार नहीं है। डोगर साहब ने एडमिनिस्ट्रेटर की बात की है, वो ठीक है, तगड़ा अफसर लगेगा, लेकिन सिंध हुकूमत उस बंदे को लगाएगी जो करप्ट होगा। उसकी पहला जो क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि वो करप्ट हो। तीसरी बात ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके लिए जो जहां तक मैं समझता हूं कि वो रिटायर्ड ऑफिसर नहीं लग सकता, सूबाई हुकूमत ने लगाना है, लेकिन ग्रेड 20 का ऑफिसर नहीं, ये पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये एक सर्विंग ऑफिसर ही कमिश्नर रैंक का जो नॉर्मल लगता है, अगर कराची जैसे शहर में लगाएंगे। सर इवन रिटायर्ड ऑफिसर की ऐसी एग्जांपल अभी तक तो नहीं है। अभी पॉलिटिशियंस का भी नाम लिया जा रहा था कि ये भी कहा जा रहा था कि वो क्या नाम है उनका, ये सरजमीन पार्टी के जो हेड हैं मुस्तफा कमाल, उनको भी लगा दिया जाए। इसमें ये कोई बात नहीं कि सर्विंग या रिटायर की, मसला ये है कि ये एक बड़ा सीरियस और संजीदा इशू है।
इस पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा बंदा मिलता है जिसको फेडरल गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे और MQM भी सपोर्ट करे और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज उसको सारे रिसोर्सेज दें, इस उम्मीद के साथ। देखिए, अगर एक नॉन पॉलिटिकल बंदा एडमिनिस्ट्रेटर लगता है जिसका किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन नहीं है, तो फिर ये डर नहीं है कि ये बंदा जो है ये सियासी पॉलिटिकल माइलेज लेके जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि पार्टी को सिंसेरिटी के साथ एक तगड़ा एडमिनिस्ट्रेटर लगा देना चाहिए जो कि कराची के मसाइल को हल कर सके, उसको 2 साल का टाइम दे दें। ये एक अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज कराची के साथ सिंसियर हैं, अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज इस मुल्क के साथ सिंसियर हैं, तो फिर इनको मिल बैठ के कराची का मसला हल होना चाहिए। कराची को जिस तरह से इन्होंने एक वो कहते हैं ना कि वो बना दिया है, शटल कॉक बना दी है कि जनाब फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो कुछ कहती है वो कुछ कहती है। और कराची जो है, कराची के लोग बेबसी से, इंतहाई बेकसी से वो बेचारे जो हैं वो इनकी तरफ देख रहे हैं और उनका जितना नुकसान हुआ, जानी नुकसान, माली नुकसान, अरबों रुपया ये बारिश के नज़र हो गया, कोरोना का मसला, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर का मसला। खुदा का नाम है, सियासत को एक दफ़ा एक साइड पे कर दें और सिंसेरिटी के साथ कराची के मसाइल का अभी हल ये भी कहा जा रहा है, मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि अब पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, नुकसान कितना हुआ है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, तो उसके लिए वो विफाक से फिर मदद की भी बात करेंगे, रिपोर्ट विफाक के सामने फिर वही मसला आ जाएगा, फिर वही मसला आ जाएगा, फिर वही लड़ाई होगी कि ये मदद के जो पैसे हैं विफाक कहेगा हम देंगे, कराची सिंध गवर्नमेंट कहेगी हम देंगे। तो सर बेहतर नहीं है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर लगाएं, उसके जरिए से ही दिलवा दें, सारे उसको दे दें, लेकिन वो किसी के अंडर तो आएगा कानून के मुताबिक। एक शिकवा वज़ीर आला ने मुख्तलिफ जगहों पर जाकर किया, लोगों की शिकायत सुनी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों ने देखें घर कहाँ कहाँ बनाए हुए हैं, खुद आप लोगों ने मसलन उन्होंने कहा जी मलीर नदी जो है उस पर घर तामीर कर दिए हुए हैं, हत्ता के जो लोकल गवर्नमेंट का ऑफिस है वो भी नाले पर बना दिया गया है। ये तो अब हाल है। फिर ये शारा फैसल की सीधी तरफ तामीरात की गई हैं, उसकी वजह से नकासी हो ही नहीं पानी की। तो ये तो मसाइल हैं, यहाँ अब लोगों को कुछ को बेघर करना पड़ेगा, तो उस पर फिर ये ना हो कि कोई सियासत की जाए कि देखिए जी गवर्नमेंट साहब जब ये घर बन रहे थे उस वक्त क्या ये 13 साल में घर बने हैं ना, उससे पहले भी इनकी हुकूमतें थी, तो उस वक्त इनको नजर नहीं आ रहे थे। अगर नदी पे घर बन रहा है, अगर तजावजात पे घर बन रहा है, सारे पीपल्स पार्टी के दौर में तो नहीं बने होंगे ना, नाले बन रहे पहले भी गवर्नमेंट तो उसमें मैं कहता हूँ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो MQM भी फिर या रही है हुकूमत में, या वहाँ पे पीपल्स पार्टी रही है, PTI तो अभी आई है, मुशर्रफ दौर में भी तो यही पार्टियां थी ना, MQM थी उस वक्त। तो मामला ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी तो यही कहा। अब देखें आज ये जो क्राइसिस आया है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर को मान लिया जाता, जिस तरह उन्होंने कहा था, पूरी सपोर्ट दी थी उन्होंने वफाकी हुकूमत को, सिंध हुकूमत को, मकामी हुकूमत को, उन्होंने कहा कि जाएं और आप गिराएं सारी चीज़ों को, जितनी भी तामीरात बनी है, जो नाले हैं उनकी सफाई की जाए, तामीरात जो तजावजात गिराई जाए। वहाँ पे आप देखें सुप्रीम कोर्ट में सईद गनी साहब ने कहा कि जनाब हम तो घर नहीं तोड़ेंगे, हम तो घर नहीं गिराएंगे, वहाँ पे हम प्लाजे नहीं तोड़ेंगे। PTI वाले वो भी मैदान में आ गए। अब मामला ये है कि जब खड़े हो गए कहते हैं मैं अदालत जाऊंगा, मैं बात करूंगा, फिर वो PTI जब मामला ऐसे आता है उसामा साहब, तो फिर ये दहाइयों का मामला है, ये दिनों में ठीक होने वाला नहीं है। लेकिन 2 साल में अभी तक हमें इस हवाले से तीनों जो स्टेक होल्डर हैं वो एक पेज पे कराची के अवाम के लिए बैठने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। उन्होंने एक दूसरे से इस तरह की कोई आपस में अंदिया भी नहीं दिया, इशारा भी नहीं दिया, वो बैठने के लिए बिल्कुल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। PTI पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाती है, पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाती है, शहरी हुकूमत जो है वो भी सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाती है और वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाती है। तो लेकिन कराची जो है उसके हवाले से कोई अभी तक हमें संजीदा जो एफर्ट है वो नजर नहीं आ रही। कराची के लोग जो हैं वो उनको कोई मास्टर प्लान जो है उसको लाकर उसको दोबारा उसका जायजा लेकर वाटर बोर्ड से भी कहा गया है कि उसकी प्लानिंग को देखते हुए देखें कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पर तजावुज़ात हैं, अब उसका हल किस तरह से निकालना है, कहीं से तो काम शुरू करना है। उसमें ज़ाहिर है कि वफाकी हुकूमत की मदद चाहिए होगी। अब वो जो कमेटी बनाई गई थी, अब चूँकि अब तो एक फायर फाइटिंग का है ना, आग बुझाने वाला अमल है, ये पानी है, इसको निकालना है, फ़ौज पूरी तरह से लगी हुई है, SPR की स्टेटमेंट भी आ गई है, मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं, मुख्तलिफ जगहों से पानी निकाला जा रहा है। मैंने खुद देखा है फ़ौजी भाग रहे हैं, जवान अफसरान भी उनके साथ है, दीगर
पानी निकालने के लिए पूरी एफर्ट कर रहे हैं। अब ये जब निकल जाएगा तो उसके बाद ही किसी कोई प्लान बनाया जा सकता है, उस पर अमल किया जा सकता है। अभी तो रिलीफ ही एफर्ट्स हो सकती हैं लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए, घरों से पानी निकालने के लिए, इसके बाद ही सब कुछ देखा जाएगा। तो वही कमेटी अगर एक्टिव कर लें बाबर डोगर साहब, जिसमें असद उमर साहब भी हैं, उसमें पीपल्स पार्टी है, MQM की भी नुमाइंदगी है, तो उसी के तहत अगर काम कर लिए जाए, वही एक कमेटी काम कर ले, बजाय इसके कि फिर नया सोचा जाए, बैठे तब तक अगला सीज़न आ जाएगा मानसून का। तो समा साहब, मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं बार बार आपसे यही बात कर रहा हूँ कि कराची में इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंसेंसस करना पड़ेगा, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलके बैठना पड़ेगा। अगर ये मिलके नहीं बैठेंगी तो मुझे एक बात बताएं कि कराची वो लोग जिन्होंने वोट डाले हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वो लोग जिन्होंने पहले MQM को चांस दिया, फिर पार्टी को चांस दिया, PTI को चांस दिया, तो आपका क्या ख्याल है कि लोगों के अंदर डिसअपॉइंटमेंट बढ़ नहीं जाएगी, मायूसी बढ़ नहीं जाएगी, इस सिस्टम से मायूसी बढ़ी नहीं जाएगी कि ये लोग डिलीवर नहीं कर सकते? ये सारे अपने 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठे हुए हैं और ये अपने पॉलिटिकल स्टेक्स जो हैं वो कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। अभी मुझे एक बात बताएं, सिंध गवर्नमेंट, वज़ीर आला सिंध जो है, हर बात पर वो ये कहते हैं कि जी वफाक से हम पैसे मांगेंगे, वफाक हमें पैसे दे। अब मांगते पैसे वो वफाक से हैं और कहते हैं कि जी हमें पूछा ना जाए, हम हमारी मर्जी, हम जिस तरह से मर्जी खर्च करें जी। वफाक ये कहता है कि जब तक उन पैसों पे चेक नहीं होगा हमारा, हम वो पैसे आपको नहीं देंगे। ये मसला किस तरह से हल होगा? अल्टीमेटली कोई न्यूट्रल बंदा लाके बिठाना पड़ेगा, कोई कमेटी लाके बिठाना पड़ेगी जो इन सारे मामला को कोई तो हल कर सकता है। मिसाल के तौर पर मुझे नहीं पता, लेकिन कि जी उसका ऑडिट होगा और इंडिपेंडेंट ऑडिट होगा। सर यह कमेटी जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, क्या उसको ऑनरशिप लेने के लिए ना पीपल्स पार्टी तैयार है, ना PTI तैयार है, ना लोकल गवर्नमेंट तैयार है। गवर्नमेंट वफाकी चाहती है कि आप अपनी मर्जी से, तो आप उसको स्टेटस दे रहे हैं जिस तरह इस्लामाबाद का दर्जा है, आप उसको इंडिपेंडेंस ऑटोनमस एक उसको टेरिटरी डिक्लेयर कर दे। KDA ने क्या किया आज? उसको ऑटोनमस एक डिक्लेयर कर दे और वफाक वहाँ पे जितने फंड देना चाहती दे, ताकि पता चले वफाक का इंतजाम जो है वो संभाल ले। साहब एक नया रोला पड़ जाएगा, तो आपने कराची को अलग कर दिया सिंध से, फिर एक देखे, तो फिर उसका मतलब है कराची वालों का तो कोई पुरसाने नहीं आएगा। एक नया रोला पड़ जाएगा, फिर वफाक ये कहेगी कि कराची के लिए जो सिंध गवर्नमेंट ने बजट रखा हुआ है वो भी दे। फिर वफाक जो सूबे से मांगेगा कि जी कराची का हिस्सा हमें दें, सारी बात है, फिर तो यार डायरेक्ट कराची को दे। हाँ यार डायरेक्ट कराची को दे। अगर सिंध गवर्नमेंट अगर ये करता है और बात आगे चल रोक लेती है, फिर सर असल इशू है कि जब तक इन सब में कंसेंसस नहीं होगा कराची का मसला नहीं हल नहीं हो रहा। लेकिन और अगर मैं फिर वार्न कर रहा हूँ समा साहब, अगर इन्होंने कंसेंसस ना किया तो फिर रहमान साहब ने कहा तरीक ये जमात इस्लामी के रहनुमा, उन्होंने कहा जी फौज के हवाले करते हैं। यानी लोग इस तरह डेस्परेट होकर अब ये बात आएगी समा साहब, फिर ये बात आएगी कि अगर कराची का लॉ एंड ऑर्डर फौज के हवाले किया गया, वो ठीक हो गया, कराची आज पुरअमन शहर है, तो फिर कराची जो है इसको आप फौज के हवाले कर दें और वो जो है वो इसकी गंदगी भी दूर करे। अच्छा, वो इसके नाले भी यही साफ बात करे। जो आप कहें, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने अब सदारती निज़ाम की तारीफ़ें करना शुरू कर दी हैं। क्या वो भी समझ रहे हैं कि जिस तरह से वो काम करना चाहते हैं वो पार्लिमानी सिस्टम में उस तरह हो नहीं पा रहा? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने हालिया इंटरव्यू में इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि उनसे गलती हो गई कि मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिया, और उस वक्त रिपोर्ट्स इस तरह की थी। वो ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो वज़ीर सेहत पंजाब हैं, उनसे भी बात होती, डॉक्टर फैसल से भी बात होती थी, और वो ये कहते थे कि इनकी ज़िंदगी ख़तरे में हो सकती है और इनको दीगर भी बहुत सी बीमारियाँ हैं। और ये कह रहे हैं इमरान खान साहब के तब तो ऐसे लग रहा था कि कहीं खुदा न खास्ता शायद ये लंदन भी ना पहुंच सके, इतनी इनकी तबीयत ख़राब है। लेकिन अब उन्होंने सियासतदानों से राब्ते भी शुरू कर दिए हैं, अब तो बहुत कुछ किया जा रहा है। असद खरल साहब, ये अब ये पछताने से क्या होगा? क्या इमरान खान साहब को गलत कहा गया, अब ये वापस लाने के लिए अब तो इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं। आरिफ भट्टी साहब हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, ये जो अब इमरान खान साहब अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, तो ये गलती किसकी हुई? रिपोर्ट्स गलत थी, वो कह रहे हैं कि मुझे तो यही बताया गया, नज़र ही आ रहा था कि अगर इनको कुछ हो गया तो जिम्मेदार मुझे ठहराया जाएगा। अदालत में भी बात हुई और रिपोर्ट्स भी ये कह रही थी किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, लेकिन जैसे ही मियां नवाज शरीफ साहब बाहर गए वो ठीक हो गए। देखें उसामा, एक तो जो शख्स मुल्क का वजीर आज़म हो
उसके नीचे 3 एजेंसियां हो, सूबा में उसकी हुकूमत हो, स्पेशल ब्रांच उसने रखी हो। अगर वो कहे कि मुझे जाली रिपोर्टें भेज के बेवकूफ़ बनाया गया, तो वो इसका मतलब है नाहल है, वो इस मुद्दे के काबिल ही नहीं। उनकी जुर्रत कैसे हो गई कि अगर वो रिपोर्टें जाली हैं तो उन्होंने अभी तक भी इन्होंने वज़ीर आज़म साहब मोहतरम इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? ये तो कल को मुल्क दाव पे लग जाएगा। एक वज़ीर आज़म को अगर ये कंटेनर पे खड़े होकर बातें हो रही है, धांधली हुई है, वो बात तो मानी जा सकती है, लेकिन एक वज़ीर आज़म जिसके पास IB जो खुद गलत रिपोर्टें देने के बाद स्पेशल ब्रांच है, पंजाब हुकूमत उनकी है, उनके वज़ीर रोजाना 10-10 स्पेशल करते थे। अगर वो सच्चे हैं तो उनके खिलाफ पर्चे कराए, उन्हें उनके वजह से अलग करें। ये मेरा ख्याल है उस वक्त ये फंसे हुए थे, मौलाना फजलुर रहमान आ रहे थे, इन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के लिए खुद इजाज़त दी। खुद आसफ सईद खोसा साबिक चीफ जस्टिस ने कहा था हुकूमत ने इजाज़त दी है। तो मेरा ख्याल है कि इन्हें चाहिए अपनी गलती ठीक है, जिन्होंने भेजना था ताकतवर लोग थे उन्होंने भिजवा दिया, इन बेचारों की क्या हैसियत है। लेकिन भट्टी साहब, प्राइम मिनिस्टर तो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा, मेरी हुकूमत चलती जाती है तो जाए, लेकिन मैं NRO नहीं दूंगा, मैं मर भी जाऊंगा लेकिन NRO नहीं दूंगा। सवाल ये पैदा होता है सर कि जाने वाले चले गए, अब कौन इनसे NRO मांग रहा है? जिसने जाना था वो तो NRO लेके चला गया, अब ये किस NRO की बात कर रहे हैं? बाबर डोगर साहब, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये 50 NRO कर चुके हैं जब से इनकी हुकूमत आई है, गारंटी। क्या कह रहे हैं? NRO मांगता कौन है इनसे? ये बात ही गलत कह रहे हैं। जो वज़ीर आज़म इतना बेबस लाचार हो के कह रहा है कि NRO मैं नहीं दूंगा, तो एक दफा उन्होंने कभी कहा है कि फलां बंदे ने उनसे NRO मांगा? इसका मतलब है NRO हो रहा है तो किसी और से हो रहा है। जिसने NRO करके जिस तरह इनको हुकूमत मिली, उन्हीं से NRO को सही कहते हैं, इनसे NRO कौन मांगेगा? अच्छा, NRO दिया हुआ है। एक सवाल भट्टी साहब, लेकिन हो सकता है कि उस्मान बुज़दार इनसे NRO मांग रहे हो? नहीं, उस्मान बुज़दार की तो पूरी डिफेंड कर रहे हैं उसको। उसका डॉक्टर रहील सिद्दीकी का आप बयान पढ़ लें एक दफा, उसकी रिकॉर्डिंग सुन लें। अगर आप कानों को हाथ ना लगाएं तो मैं जिम्मेदार उसके लिए NRO मांग रहे हैं। जब चीफ जस्टिस साकिब निसार के अदालत में कंटेम्प्ट में बुलाया गया था CM पंजाब को, तो उनके अल्फाज मुझे याद है, किसने किसके पास जाकर रात को अंधेरे में माफी मांगी और किस तरह पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट वापस ली। तो बाबर साहब, बदकिस्मती है, हम जिसे मसीहा समझते थे, ये 20 करोड़ अवाम ने जिससे उम्मीद डाली थी, वज़ीर आज़म साहब ने हर अपनी बात तो यू टर्न लिया। NRO वो कहते थे कि मैं इलेक्टेबल की सियासत नहीं करूंगा, वो किया। MQM को कहते थे गद्दार है, पता नहीं संगीन इल्जाम लगाते थे, उनको साथ मिलाया। जो कहते थे ये भी सच है कि उनको साथ मिलाया। और उन्होंने कहा कि मैंने शुगर माफिया पकड़ लिया, हम सिर्फ जगीर सिंह को टारगेट कर रहे हैं, बाकी किसी को कुछ कह ही नहीं रहे। आप मुझे बताया IPP का केस आया, इन्होंने क्या किया? गंदम स्कैंडल आया, इन्होंने क्या किया? इन्होंने गुड गवर्नेंस का पंजाब के 5 IG और 4 तब्दील कर दिए गए। कोई अफसर 2-3 महीने से ज्यादा एक जगह रहता नहीं। अच्छा, ठीक है। भट्टी साहब, सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार के जो खाते हैं वो तो काफ़ी लंबे चौड़े खुल चुके हैं। नैब के पास बहुत सारे ऐसे दस्तावेज़ात भी आ गए हैं, शवाहिद भी आ गए हैं, जिसमें माशाल्लाह उनके ख़ानदान, उनके अजीज़ो कारब, उनके फ्रंटमैन जो साउथ पंजाब से जिनका तल्लक है, और कुछ ब्यूरोक्रेट जो है वो कुछ को बुलाया भी जा रहा है। समीउल्लाह चौधरी साहब के और उनके हवाले से 20 लोगों का नैब ने डाटा मांग लिया है, वो भी उनके बड़े करीबियों में शुमार होते हैं। ताहिर जो वहाँ पे जो चीमा साहब हैं वो उनके फ्रंटमैन के तौर पर कंसीडर होते हैं। फिर ताहिर खुर्शीद साहब जो हैं उनको भी आने वाले दिनों में ज़राए से पता चल रहा है कि बुलाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब इमरान खान के सामने रखी जाएंगी, करप्शन के ये लंबे चौड़े सबूत जो सीखते सीखते भी इतने लंबा चौड़ा हाथ मार लिया, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब फिर भी बुज़दार साहब को कंटिन्यू करेंगे या वहाँ पे उस वक्त कहेंगे कि ठीक है जी आप उनको फारिग करें? मैं असद खान साहब एहतराम से, ये सारी चीज़ें उन्हें जा चुकी हैं। पिछले 2 साल में किस लाख हज़ारपति ने कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी, इसकी तमाम डिटेल नैब ऑफिस ऑन ऑफ कहते है कि नहीं उनके पास। एक एक बंदे की, उनके भाइयों की, रिश्तेदारों की, भांजे की, करीबी दोस्तों की, ये ताहिर की, इसमें तो एक प्रोजेक्ट में अरबों रुपए है जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है। क्या इमरान खान साहब के पास ये हकीकत नहीं पहुंची
इसका मतलब है एहतसाब पे यकीन नहीं रखते, मुहालफिन को कुचलने पे यकीन रखते हैं। अगर अदरवाइज मैंने कहा ना कि नैब को ऑन ओथ ले ले तो किस किसकी प्रॉपर्टी, इनके सारे भाइयों की कितनी प्रॉपर्टी में कितना इजाफा हुआ और ये 2 सालों में, और ये वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में कितना इजाफा हुआ है एक में। डॉक्टर रहील, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, हर ट्रांसफर पोस्टिंग का, हर एक्सीएन का, हर एसपीओ का, हर काम का एविडेंस दे के आ चुके हैं। अब नैब को मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ का इनके मुकाबले में 10% भी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अब नैब ये नैब बेहतर जानती है। लेकिन वजीर आजम सब चीज़ों से बाखबर हैं। उनके 3 मिनिस्टरों ने एक सहाफ़ी से डिटेल मांगी, परसों उसने सारी दे दी कि ये करप्शन का रिकॉर्ड है नैब के पास। तो इन्होंने जाके 3 मिनिस्टरों ने प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया, जनाब जिसको आप कह रहे हैं बड़ा मजलूम है ये हालात, उस पर वो फिर खामोश हो गए। तो एनआरओ तो वो ले रहे हैं बार बार। मेरा नहीं ख्याल कि उनसे कोई एनआरओ मांग रहा है, ये मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है, तरदीद करना उनका राइट है। अच्छा भट्टी साहब, इमरान खान साहब ने पिछले कई इंटरव्यूज़ में ये तासुर दिया है कि जनाब ये जो सिस्टम है इसमें डिलीवर नहीं किया जा सकता, और वो बार बार सदाती सिस्टम जो है इसकी तारीफ़ें करते नज़र आए हैं। मुझे ये बताएं कि क्या इस सिस्टम को वाकई पलटा जा रहा है या एक पॉसिबल है कि इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए, और जो इमरान खान साहब चाहते हैं कि सदाती सिस्टम हो जिसमें मैं एज़ प्रेसिडेंट लीड करूँ, क्या ये पॉसिबल है, आपको होता नज़र आ रहा है? देखें, इमरान खान साहब बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। इन्होंने हुकूमत को, जो अवाम ने वोट दिया, आप समझते ना, जो अवाम लाई है तो अवाम की ताकत है, उसने इनको दिसंबर तक का टाइम दिया है। दिसंबर तक ये अगर कुछ ना डिलीवर कर पाए, इसी सिस्टम में उन्होंने कहा था रोजाना 10 से 12 अरब सर्जन होती है मैं बचा लूंगा, इसी सिस्टम में कहा था खरबों डॉलर बाहर आएंगे, इसी सिस्टम में उन्होंने कहा था दुनिया पाकिस्तान में नौकरी करने आएगी, इसी सिस्टम में उन्होंने कहा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान होंगे, इसी सिस्टम में उन्होंने कहा था जब बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमत बढ़े समझ रहा है, इसी सिस्टम में उन्होंने कहा था वर्ल्ड बैंक के पास जाने से पहले खुदकशी करूंगा, इसी सिस्टम में उन्होंने कहा था मैं अफसरान को बाख्तियार बनाऊंगा, उन्हें मजबूर नहीं करूंगा। ये सारी बातें वो खुद कर चुके हैं। सिर्फ मेरी गुजारिश होगी मोहतरम इमरान खान साहब से कि अपने बयान जो कंटेनर पे देते थे वो सारे सुन लें, और उसके बाद बता रहे हैं कि अगर उन्हें उस वक्त कुछ नहीं पता था, कहते थे मेरे पास 200-250 एक्सपर्ट लोग हैं। अब वो जब कहते हैं कि अपना इंटरेस्ट है तो रज़ाक दाऊद की तारीफें करते हैं, उस वक्त कहते थे हम किसी को ऐसा लाएंगे नहीं जिसका इंटरेस्ट होगा। रज़ाक दाऊद किस काम में इंटरेस्ट है, ये कारोबार कौन कर रहा है और कौन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के फैसले कर रहा है। तो मेरा ख्याल है पीएम साहब को अब फैक्ट बताना चाहिए। उन्होंने ये हुक्म दिया था कि मैं आवाम के साथ सच बोलूंगा, सिर्फ सच बोलते हैं कि उन्हें क्या तमाम रिपोर्टें नहीं मिल रही। लेकिन FATF का जो मामला है भट्टी साहब, उसमें तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कुछ हो जाए मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अपोजिशन 2 चीज़ें मांग रही है, एक तो एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को इन बिलों से निकाला जाए, ये जो FATF में शामिल किया गया है, दूसरा नैब को एक कब्र खोद के उसमें दफन कर दिया जाए। तो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब का जो नज़रिया है वो दुरुस्त है कि किसी सूरत भी जनाब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, लेकिन दूसरी तरफ खतरा यह है कि अगर FATF के हवाले से कानून पास ना हुए तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो सकता है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि फिर वो भारत यही चाहता है और जो बिल की हिमायत नहीं करेगा वो भारत के साथ खड़ा है। नहीं, देखिए वो उनकी बात गलत है। एनआरओ मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब खुद ले रहे हैं, ये वोटर में आर्गूमेंट कर सकता हूँ अगर कोई मोहतरम PTI का दोस्त हो। हाँ, FATF में तमाम सियासी जमातों को देना चाहिए। पाकिस्तान का ब्लैक लिस्ट में जाना नवाज के दौर में ग्रे लिस्ट में गया था, ये हमारी बदनामी है। लेकिन इमरान खान साहब को भी चाहिए कि सिर्फ मुखालिफिन के बजाय एहतसाब से हर एक को नोटिस देने की बजाय जो करप्शन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। क्या उनके इर्द गिर्द बैठे नैबज़दा लोग नहीं है, बल्कि नैब में बैठे हैं। मालम जफा क्यों नहीं खुल रहा, BRT भी है खुल रहा। तो पाकिस्तान में गंदम चीनी बहरान मेरा ख्याल है, लेकिन अपोजिशन को कम से कम इस चीज में ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए अगर वो कर रहे हैं। लेकिन एनआरओ से कोई मांग नहीं रहा, FATF में उस बिल को पास होना चाहिए, वो पाकिस्तान हमें सबसे लेकिन भट्टी साहब एक और सवाल जो है वो ये है कि कई मिनिस्टर्स ने मुझे ये बताया कि इमरान खान साहब ने उन्हें कहा है कि हमने 2023 का इलेक्शन भी अपोजिशन को करप्ट कह के गालियाँ दे के जीतना है। इसी वजह से इमरान खान शायद बार बार एनआरओ की बात करते गए ये करप्ट है, हम मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं।
भट्टी साहब, ये NRO, ये करप्शन, अपोजिशन पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाना, उनको गालियां देना, इससे कितना टाइम और चल जाएगा? क्या वाकई 2023 में लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि इनके इन नारों पर इनको वोट डालेंगे? बाबर साहब, मैंने गुजारिश की है, जो अवाम ने जनूबी पंजाब लेकर दिया था, जिस अवाम ने MKO का इनके साथ इत्तेहाद कराया था, जिस अवाम ने परवेज लाई को इनके साथ मिलाया था, उस अवाम ने 3 महीने का टाइम दिया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कि हालात बहुत बदल जाएंगे। इनके साथी खुद शहबाज शरीफ के साथ राब्ते में हैं, ये मैं आपको 100% यकीन से कहता हूँ। अगर उनको अवाम ने इनको वोट लेके दिया था, वो हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, तो असेंबली में आइन और कानून के मुताबिक ही तब्दीली आप देख लेंगे। बदकिस्मती ये है कि किसी से इन्होंने मांगा है, तो ये खुद बताएं कि किसने मांगा। उसामा साहब की इजाज़त से एक और मैं सवाल कर रहा हूँ कि वो अवाम जो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ थे, वो अवाम जिन्होंने जो ये चाहते थे कि अब तब्दीली आनी चाहिए, वो अवाम शरीफ ख़ानदान को NOC दे देंगे? NRO? नो सर, NOC। अच्छा चले भट्टी साहब, इसका जवाब ये NOC जो है ना, ये देंगे नवाज शरीफ को या नहीं, इसकी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। तो हमारे साथ हैं जनाब अवामी सहाफ़ी, अवाम की पसंदीदा शख्सियत आरमीन भट्टी साहब। भट्टी साहब, बाबर डोगर साहब का सवाल था कि जो अवाम लेकर आए इमरान खान साहब को, वही अवाम क्या मियां नवाज शरीफ साहब को NOC दे देंगे? यही सवाल था जी। बिल्कुल जी। चले जी, तो NOC मिल जाएगा? वही अवाम अरसा दराज से सोच रही है, क्योंकि वो कुछ अदारों को, कुछ अवाम को अपना मुल्क इंटरेस्ट होता है, लेके आते हैं। हमेशा हर कोई इंसान तब्दीली बेहतरी के लिए जाता है, लेकिन तब्दीली की बजाय तबाही हो जाए तो मुल्क की मफाद सबको अरूज है। वो अवाम जो लाई है, मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कशन है, और इमरान खान साहब अक्सर उनकी तरफ देखते हैं तो कोई गुनगुनाता है, मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। अब इन्हें पहली सी मोहब्बत नहीं मिल रही। यही वजह है कि सऊदी अरब में ये जाने की बजाय हमारे पास फौज के आला तरीन अहदेदारान को जाना पड़ा। इन्होंने जो उनसे वादे किए थे अवाम से इलेक्शन के दौरान, सारा कुछ उससे उल्ट किया, और वो अब इनके मुताबिक में नहीं आएंगे और आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। इमरान खान साहब डिलीवर करेंगे तो बचेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। इससे पहले भी कई हुक्मरान चेंज हो गया। पाकिस्तान इमरान खान का मुताज नहीं है, इमरान खान को पाकिस्तान की जरूरत है। अच्छा भट्टी साहब, ये जो पंजाब के अंदर आइंदा 2 माह के हवाले से जो खबरें जी आ रही हैं, तकरीबन 12-14 लोग जो हैं बड़ी ताकतवर शख्सियात गिरफ्तार हो रही हैं, उसमें अपोजिशन के लोग होंगे जी, कुछ हुकूमती शख्सियात भी अब नैब के रडार पे आ रही हैं। ये 2 माह के अंदर ये 12-14 गिरफ्तारियां पंजाब से होने वाली हैं, ये इस हद तक तो मेरे पास खबर है। अब उसमें अपोजिशन के कितने होंगे, हुकूमत के कितने होंगे, या सारे ही अपोजिशन के होंगे या सारे हुकूमत के होंगे? इस हवाले से आप क्या अपडेट करेंगे? देखिए, मैं आपको 100% गारंटी से कह रहा हूँ, 10 से ज़्यादा लोग हुकूमती अहम ओहदों पे हैं जिनके बारे में नैब के पास मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन के साथ शवाहिद मौजूद हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। अच्छा, मेरी समझ से बाहर है वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे। नहायत बहुत पर और रीजनेबल नैब जराए के मुताबिक कितने एविडेंस उनके पास जमा हो चुके हैं, वो खुद घबरा गए हैं कि इतना कुछ हो गया 2 सालों में, हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन अब गिरफ्तारियां कब करते हैं ये यकीनन चेयरमैन नैब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन एविडेंस बाद ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये ताहिर खुर्शीद जिनका नाम लिया, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इनके बारे में इनके कुक ने जाके क्या क्या कुछ नहीं बताया। अनबिलीवेबल गुफ्तगू है, लेकिन शायद पाकिस्तान में इंसाफ के आगे बैरियर ज़्यादा आ जाते हैं। अच्छा भट्टी साहब, आपने भी कहा हमारे प्रोग्राम में अभी ब्रेक से पहले कि कुछ ऐसे लोग भी हैं तहरीक इंसाफ से जो कि नून लीग से राब्ते या शहबाज शरीफ साहब से राब्तों में हैं, तो लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जी तहरीक इंसाफ से नून लीग के लोग राब्ते कर रहे हैं। ये बातें तो मिनिस्टर्स तक करते हैं कि जी हमसे राब्ते में हैं, नून लीग वाले कई आना चाहते हैं। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक की बात नहीं, अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा होती रही, मुलाकातें हुई हैं बुज़दार साहब से कई लोगों की जो कि नून लीग के लोग हैं, उनमें पीपल्स पार्टी के भी एक साहब थे। तो गेम इसका मतलब है दोनों तरफ से है फिर?
उसमें तो 8-10 लोग हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं आए कि अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं आए, इनके पास सिर्फ और सिर्फ अपने हलके के लिए फंड लेने गए थे। देखिए हाँ, एक और तीसरी ताकत है जिनके पास 25-30 लोग दोनों जमातों के हैं। अगर उन्होंने जो फैसला कर लिया वो ही होगा। इमरान खान साहब की हुकूमत गिराना मैक्सिमम 3 दिन का काम है। जिन लोगों ने वहाँ इमरान खान को वोट दिया था, ये मैं आपको गारंटी देता, अपने बदन के नीचे गिर चुके हैं, अपनी ताकत खो चुके हैं, किसी और के सहारे खड़े हैं। जो बंदे इनके से मिलते हैं ये किसी और के बंदे हैं। जनूबी पंजाब की सबको पता है किसने बनाया, कैसे बना, इमरान खान के साथ कैसे बनाया गया। तो लिहाजा अब वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब मेरा ख्याल है ज्यादा गलत बयानी की गुंजाइश नहीं। इमरान खान साहब की हद तक ठीक था कि ऑनेस्ट थे, लेकिन डिलीवरेंस में वो जीरो निकले हैं। तो लिहाजा उनके अपने वुज़रा ने, मैंने कहा है ना, 3 वुज़रा ने इस्लामाबाद में एक जर्नलिस्ट को बुला के बात कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। इन्होंने तो हमारे साथ बड़ा धोखा किया, हम तो खुद फटे हैं। अच्छा, 3 वफाकी वजीर, मैं एक की नहीं बात कर रहा। अच्छा, एक अब वफाकी वजीर से सूबाई वजीर पर आ जाते हैं। आपने एक प्रोग्राम किया डीजी औकाफ के हवाले से कि जो सूबाई वजीर है मजहबी उमूर, उन्होंने ख़त लिखा वज़ीर आला पंजाब को कि ये बड़ा करप्ट आदमी है, पूरा माफिया का सरगना है। वो प्रोग्राम आपका बड़ा ही, उसका वो क्लिप वायरल हो चुका है, लाखों लोग देख चुके हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वो देखा जा रहा है, लोग बड़ी उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। मुझे पता चला उसके बाद आपको उसने अप्रोच करने की भी कोशिश की और वो अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा। देखिए, मुझे तो उन्होंने कुछ 10,000 बंदे से कलवाया है। मैं और कैमरे पे कह रहा हूँ, खुदा ना खासा छुप के नहीं कह रहा, लेकिन मैंने उनसे कहा था जो मैंने कहा ठीक कहा है। लेकिन बदकिस्मती देखें, मिनिस्टर ने खौफनाक एलिगेशन लगा रहा है और उन्हीं का मिनिस्टर, मेरा मिनिस्टर नहीं है, वो पीटीआई का है। इसके बावजूद भी सबकी खामोशी ये जवाब देती है कि ये हुकूमत करप्शन को पसंद करने लगी है। जितना करप्ट आदमी है वो इन्हें ज्यादा सूट करता है क्योंकि वो हिस्सा बढ़ा देगा। मिनिस्टर का है। उसके बाद मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात की और 2 लोगों से भी की। उन्होंने कहा जी एविडेंस बड़े हैं, लेकिन उसने पाक पतन में पता नहीं किसी के बहुत करीब है, उस किसी गुर्बत में है, इस वजह से वो हिल नहीं पा रहा। मैं क्या यार, करप्शन के एलिगेशन ठीक है कि नहीं? उन्होंने कहा वो ठीक है। तो ये तो मुझे हुकूमती लोग बता रहे हैं। अब मुझे बताएं कि जो बंदा वजीर की बात नहीं मान रहा, उसको के अदारों ने रिपोर्टें दी हैं, वो कब से है, किस किस तरीके से औकाफ को कंगाल किया जा रहा है। जहाँ मदरसों का ना मसला होता है, मसाजिद का होता है, मज़ारात का होता है, अगर वो कोई वहाँ से पैसे खा रहा है उसको कोई नहीं पकड़ा तो इस मुल्क में इंसाफ क्या होगा? इंसाफ दिख रहा है। भट्टी साहब, कोई के बहावल है, एक जगह है, रातों रात P&D में एक मनसूबा पास होता है, फिर चेयरमैन जो उसका कमेटी का, जो डिविजनल कमेटी का होता है, वो कमिश्नर साहब, उसी दिन 8 करोड़ की एक सड़क बन जाती है। वो इस्लामाबाद की ऊंची जगह पे बैठने वाली शख्सियत के एक भाई हैं इकलौते, उनकी ज़मीनों से गुजरने के लिए, और वहाँ पे करोड़ों रुपए के फंड लग जाते हैं। अभी देखें ना, लाहौर में कितने ईमानदार जो अफसर है, उसको कमिश्नर तईर जुल्फ़कार घुमन साहब को आप जानते हैं, देखें ना उनके बारे में, उनकी ईमानदारी के ऊपर कोई एक बंदा भी हरफ उठा सकता है या एक बात कर सकता है? यानी ऐसे ऐसे आप कितना आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं पीटीआई की हुकूमत, तो देखें ना कितने करप्ट आप ईमानदार लोगों को चुन चुन कर अहम सीटों पे लगा रहे हैं। और ये नून लीग में ये डीजी चले जी ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जितना ईमानदारी और सच बोलने पर कदगन अब है, ईमानदारी अब एक जुर्म बना दिया गया, सच बोलना एक जुर्म बना दिया गया। जिन लोगों को लगाया, मैं एक एक बंदे पे, एक एक रेंज पे, एक एक तहसील पे, एक एक DPO RPO पे बात कर सकता हूँ। अभी डीजी औकाफ की जो बात कर रहे थे, 2 अहम तरीन पंजाब की शख्सियत से मेरी बात हुई। मैंने कहा सर क्या है उधर इसमें, अगर ये तमाम हकायक का, तो उनका कहना था हम क्या करें, ये पार्टी बाजार में किसी से कुर्बत हासिल कर चुके हैं, तो उन्होंने कहा इनकी तरफ नहीं देखना। तो लिहाजा कम से कम हमें ये ईमानदारी का दरस ना दें, हमारी रिक्वेस्ट है इनसे। बाकी करते रहे, पहले भी जैसे वो लूट मार होती रही है वैसे ही हो रही है। तो जिनके बारे में आपने कहा है कि वो पिंडी से पेशोर पे आ जाना, मैं चकवाल ढूंढते नहीं। अच्छा, लेकिन ये डीजी औकाफ जो है, ये तो नून लीग के दौर में इसको लाया गया था, 14 साल से डेपुटेशन ही चलती चली जा रही है इसकी। तो इमरान खान सब तो कहते जी वो नून लीग में बड़े करप्ट लोग, और हम एक देखेंगे 3-4 दफ़ा
मेरा ख्याल है 4-5 IG चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए, इसको नहीं किसी ने हाथ डाला। तो इसके पास कोई तो गिद्दड़ सिंह है। आपसे गुजारिश कर दूं, जिन साहब का मोहतरम इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म हाउस का कह रहे हैं, उधर ही से इनको कुछ ना कहने की हिदायत मिल चुकी है पंजाब को। अब मुझे आप सच सुन लें, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसीलिए टीवियों पे आने से अवॉइड करता हूँ। जिन इमरान खान साहब का बार बार रेफरेंस दे रहे हैं, मुझे सियासी जराये के मुताबिक इस्लामाबाद की अहम तरीन शख्सियत ही उनकी उन पे मेहरबान है। इसीलिए वज़ीर-ए-आला पंजाब से फिर मिल रहा है, वज़ीर-ए-आला को भी, वज़ीर-ए-आला पंजाब को भी वही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बस है ना, वो वज़ीर-ए-आला पंजाब, आपने वज़ीर की बात ना मानने के लिए बेबसी उनकी, जो उनसे ऊपर वाले किसी ने कहा होगा ना, वो भट्टी साहब की बात तो सही लगती है, उसमें बदल सर तो फिर वो मिनिस्टर कितना तंग आया होगा, कितना बेबस होगा, वो लेटर आखिरकार वो लिख कर रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट भेजा कि जनाब इस डीजी से मेरी जान छुड़ा और नैब को लिख रहा है, ये चार्जेस हैं और उसको नैब को लिख रहा है। काहे का एहतसाब, नारा क्या है फिर एहतसाब का, कि अगर वहीं से सिफारिशें भी वहीं से होती हैं, तो ये तो भट्टी साहब बड़े दुख की बात है कि आप जो बातें बता रहे हैं। उसामा साहब माफी चाहता हूँ, इंसाफ नहीं हो रहा, इंतकाम हो रहा है, ये मेरी राय है। अगर इंसाफ होता तो उस डीजी के बारे में कब तक हो सकती। मैं पंजाब की रिलायबल शख्सियात से कह रहा हूँ, उन्होंने कहा जी हमारे पास एविडेंस है, हम क्या करें, हम मजबूर हैं। अब ये देखें, एक लोगों को एक वक्त में पूरी दुनिया को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। 2 साल हो गए हैं, 2 सालों में मुझे बता दें मौजूदा हुकूमत ने एक करप्ट अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो? हर करप्ट अफसर को इन्होंने नवाजा है। आप सारे मॉडल, उनका हर अफसर मनपसंद पोस्टिंग पे लगा है। आप साहिवाल ले लें, आप गंदुम स्कैंडल का ले लें, किसको पकड़ा गया है, आटा कहाँ से कहाँ चले गया है, वो इनकी जेब में बैठे होते हैं सारा दिन। रिपोर्टें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जा चुकी है, जो रहीम ने, डॉक्टर रहीम प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने बयान दिए, वो मैंने नहीं दिए, आपने नहीं दिए, और एक एक डिटेल, एक एक बंदे कहाँ से क्या क्या किया। इवन के एक जगह ये कहा गया कि 9-10 लाख की जाली रसीदें बना दें, साहब ने बेवा और यतीमों को पैसे बांटे हैं। तो ये तो फिर भट्टी साहब ये है कि आप जितनी मर्जी करप्ट हैं, अगर आप इस्लामाबाद से राब्ता आपका सही बहाल हो जाए तो फिर मसला नहीं है। मसला यह है कि वहां से अगर राब्ता नहीं है तो फिर आप वो छोटी मोटी भी करप्शन। और भट्टी साहब, वो 11-12 लाख का वो कपड़ों का वो सिलाई का वो बिल है बुटीक का, वो लिए फिरते हैं लोग, वो क्या मामला है? वो सर वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ ने वक्त दिया। दुआओं की दरखास्त है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।